गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, अब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने टॉपिक तो देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो हम लोगों ने बैंक की उत्पत्ति, बैंक का अर्थ पढ़ा था विस्तार पूर्वक। अब हम लोग बैंक के कार्य पढ़ने जा रहे हैं। बैंक के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रमुख कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, विविध या अन्य कार्य, ये 3 वर्गों में बैंक के कार्यों को बांटा गया है। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया रहा बैंक के प्रमुख कार्य। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा। कल हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया था? तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंक के कार्य, और बैंक के कार्य में कौन सा कार्य? तो प्रमुख कार्य स्टार्ट किया था। प्रमुख कार्य को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कल बताया था जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। जमा स्वीकार करना में हमने आपको बताया रहा कि बैंक अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के खातों को खोलकर ग्राहकों से उनकी जमाओं को स्वीकार करता है। ये विभिन्न प्रकार के खाते कौन कौन से होते हैं? तो भाई चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, गृह गोलक खाता और आवर्ती जमा खाता। जिसमें से चालू खाता मीन्स करेंट अकाउंट, बचत खाता मीन्स सेविंग अकाउंट, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए बेटा, सावधि जमा खाता होता क्या है? तो याद रखिएगा बेटा कि सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा करा दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। फिर से बातों को समझिएगा बेटा। सावधि जमा खाता मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये कैसा खाता है? तो इस प्रकार के खाते में, सावधि जमा खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए, निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर दिया जाता है। और उसके बाद याद रखिएगा बेटा कि इस प्रकार के खाते में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। इस प्रकार के खाते में जो ब्याज की दर होती है सबसे अधिक होती है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा खाता है जिसमें ब्याज की दर सबसे अधिक होती है? तो भाई सावधि खाता है जिसपे सबसे अधिक ब्याज मिलता है, जिसकी ब्याज दर सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, जब आप सावधि जमा खाता खोलेंगे तो आपको एक सावधि जमा रसीद मिलेगा। क्या मिलेगा? सावधि जमा रसीद। और इस सावधि जमा रसीद के आधार पर इस सावधि जमा रसीद को आप बैंक के पास इस सावधि जमा रसीद को आप बैंक के पास जमानत के तौर पर रखकर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप निश्चित समय से पहले, हमने कहा ना आपको कि भाई सावधि जमा खाते में एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा करना होता है। अगर 2 लाख रुपए आपने 3 महीने के लिए जमा कर दिया तो 2 लाख रुपया एक निश्चित धनराशि है। और 3 साल के लिए आपने अगर जमा कर दिया तो 3 साल क्या हो गया? एक निश्चित समय हो गया। याद रखिएगा कि यदि आपको निश्चित समय से पहले पैसा निकालना होगा, यदि आपको निश्चित समय से पहले पैसा निकालना होगा तो उस कंडीशन में आप पैसा निकाल भी सकते हैं। बैंक वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि 3 साल के लिए जमा किए हो 3 साल बाद आना, ऐसा कोई बात नहीं होगा। अगर आपको अपने पैसे की आवश्यकता उस निश्चित समय से पहले पड़ जाती है
तब बैंक आपको आपका पैसा रिटर्न कर देगा। बस शर्त इतना होगा कि वो उस समय तक का जो भी ब्याज बना होगा उतना ही ब्याज आपको देगा। ठीक, अगर 1.5 साल के लिए आपने 3 साल के लिए जमा किया था, आवश्यकता आपको दूसरे साल में ही पड़ गई, तो दूसरे साल तक आपका जो ब्याज बना होगा तो बैंक आपको केवल उतना ही ब्याज देगा। तो कुल मिला के ये सावधि जमा खाता है क्या? तो सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास रखना होता है, बैंक के पास जमा करना होता है। इस प्रकार के खाते में सबसे अधिक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के खाते में सबसे अधिक ब्याज प्राप्त होता है। सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें धनराशि जमा करने पर आपको एक सावधि जमा रसीद की प्राप्ति होती है। उस रसीद को आप जमानत के तौर पे रख के बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको निश्चित समय से पूर्व पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक, लेकिन बैंक क्या करता है कि उस समय तक, जिस समय आप पैसा निकाल रहे हैं, तो उस समय तक जो ब्याज बना होगा केवल उतना ही ब्याज आपको देगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसा कौन सा खाता है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को चेक प्रदान नहीं करता। ठीक है, चेक प्रदान नहीं करता। तो भाई ऐसा कौन सा खाता है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को चेक प्रदान नहीं करता? तो वही सावधि जमा खाता है। क्यों? क्योंकि चेक का प्रयोग कहाँ होता है? चेक का प्रयोग किसी को भुगतान करने या स्वयं पैसा निकालने में किया जाता है। चेक का प्रयोग किसी को भुगतान करने या स्वयं पैसा निकालने के लिए किया जाता है। सावधि जमा खाते में ना आप तो स्वयं भुगतान करेंगे किसी को, ना आप किसी को भुगतान कर सकते हैं और ना स्वयं आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वजह से सावधि जमा खाते में आपको चेक बुक प्रदान नहीं किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि आपको चेक बुक प्रदान नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बेटा, गृह बचत खाता, गृह बचत खाता या गृह गोलक खाता। ठीक है बेटा, अब देखिए गृह बचत खाता क्या होता है। तो याद रखिएगा कि गृह बचत खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें बैंक आपके घर एक गुल्लक रख देता है, एक गोलक रख देता है, एक गुल्लक रख देता है। उस गुल्लक में आप अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करते हैं और जब आपको लगता है कि भाई आपका जो गुल्लक है वो भर गया है या गुल्लक में पर्याप्त पैसा हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि उस गुल्लक को बैंक ले जाएंगे। बैंक वाला क्या करेगा, आपके सामने आपकी गुल्लक को खोलेगा। गुल्लक का चाबी आपके पास नहीं होगा, गुल्लक का चाबी बैंक के पास होगा। आपके पास चाबी होगा तो आप पैसा जमा ही नहीं कर पाएंगे। बगल से आइसक्रीम वाला जाएगा, तुरंत गुल्लक खोल के 5 रुपया निकाल के भाई गए, 10 रुपया निकाल के आइसक्रीम खा गए। तो चाबी जो है, उस गुल्लक का जो चाबी है वो बैंक के पास होगा, वो आपके पास नहीं होगा। जब भी आपको लगता है कि भाई आपका जो गुल्लक है वो भर गया, तो आप क्या करिए, बैंक के पास ले जाइए। बैंक आपके सामने खोलेगा, जो भी पैसा एकत्र हुआ होगा आपके सामने गिनेगा और आपके खाते में जमा कर देगा। तो गृह गोलक खाता क्या है? तो गृह गोलक खाता एक ऐसा खाता है जिसमें बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक देता है जिसकी चाबी बैंक स्वयं अपने पास रखता है। ग्राहक उस गुल्लक में अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करता है। एक निश्चित समय के बाद ग्राहक उस गुल्लक को बैंक में ले जाता है। बैंक का कोई अधिकारी कर्मचारी क्या करता है, उस गुल्लक को खोलेगा और उसमें जो भी पैसा एकत्रित हुआ होगा उस पैसे को आपके सामने गिनकर आपके खाते में जमा कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये होता है गृह गोलक खाता या गृह बचत खाता। इस प्रकार के खाते में भी आपको ब्याज मिलता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार के खाते में भी ब्याज आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का गृह गोलक खाता भी कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती जमा खाता। देखिए आवर्ती जमा खाता क्या है कि सबसे लोकप्रिय खाता है। आवर्ती जमा खाता वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय खाता है। इस खाते में क्या करना होता है, तो इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक, इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक किस्त के रूप में क्या करना होता है, किस्त के रूप में आपको बैंक में जमा करना होता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। तो आवर्ती जमा खाता क्या है, तो रिकरिंग, ठीक है, आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आवर्ती जमा खाता में क्या होता है बेटा, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक किस्त के रूप में बैंक में जमा करना होता है। ये धनराशि 5 रुपए के गुणकों में होती है। ये धनराशि 5 रुपए के गुणकों में होती है। जैसे 50, 100, 500, 1000, ये सब क्या है, ये सब 5 रुपए के गुणक है। तो 5 रुपए के गुणकों में ये मतलब इस प्रकार के खाते में जो धनराशि जमा करना होता है वो 5 रुपए के गुणकों में जमा करना होता है। एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि मान के चलिए भाई आपने साल भर के लिए खाता खोला और आपने ये डिसाइड किया कि 300 रुपये हम आपको हर महीने जमा करेंगे, बैंक में 300 रुपये हर महीने जमा करेंगे। तो 300 रुपये आप हर महीने में जमा करेंगे, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जनवरी आते ही फिर से आपका क्या हो जाएगा, साल भर हो जाएगा। तो आपने कहा था कि 300 रुपये का जो किस्त है हम साल भर तक बैंक में जमा करेंगे। तो इस प्रकार से 12×3=3600 रुपया आपने क्या किया, बैंक में जमा किया एक साल में। अब इस 3600 रुपये पे जो ब्याज आपका बनेगा वो ब्याज जोड़कर बैंक आपको आपका धनराशि एक साल बाद रिटर्न कर देगा। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार के खाते में जो ब्याज है वो समयावधि के आधार पर निर्धारित होता है। जितना अधिक समयावधि होगा उतना ही अधिक दर से आपको ब्याज भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा आवर्ती जमा खाता क्या है। तो आवर्ती जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें एक निश्चित धनराशि किस्त के रूप में एक निश्चित समय तक बैंक में जमा करना होता है। ठीक, और वो निश्चित समय पूरा हो जाने के बाद आपके समस्त धनराशि को ब्याज के साथ आपको रिटर्न कर दिया जाता है बैंक द्वारा। ठीक, इस प्रकार के खाते में जो ब्याज है वो समयावधि पर निर्भर होता है। जितना अधिक समयावधि होगा उतना ही अधिक आपको क्या होगा, ब्याज भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ बेटा? अच्छा, वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय खाता कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय खाता आवर्ती जमा खाता है। तो जमा स्वीकार करना में 5 खातों को हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना में क्या क्या है? साधारण ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष, बिल व हुंडी आदि को भुनाकर। ये 4 तरीका है जिनके आधार पर एक बैंक अपने ग्राहकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। साधारण ऋण, नकद साख, अधिविकर्ष, बिल व हुंडी आदि को भुनाकर ये 4 तरीका है जिसके आधार पर बैंक अपने ग्राहकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर? साधारण ऋण पर। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात किस पर करेंगे? साधारण ऋण। जमा स्वीकार करना हम लोगों का कंप्लीट हो गया अच्छे से, हाँ बढ़िया से कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिए साधारण ऋण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है साधारण साख क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है नकद साख क्या है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साधारण ऋण और नकद साख में अंतर बताइए। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से आप पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए बेटा ये साधारण ऋण क्या है।
तो एक बैंक द्वारा साधारण ऋण उचित जमानत मिलने पर प्रदान किए जाते हैं। एक बैंक द्वारा साधारण ऋण उचित जमानत मिलने पर, बैंक को, जब आप बैंक के पास उचित जमानत रखेंगे तो उस जमानत के आधार पर बैंक जो ऋण आपको देगा उस ऋण को साधारण ऋण कहेंगे। ठीक है बेटा, एक बैंक अपने ग्राहकों को उनके जमानत के आधार पर, उनके उचित जमानत के आधार पर जो ऋण प्रदान करता है उस ऋण को, उस साख को हम साधारण ऋण कहेंगे। भाई नाम से क्लियर है साधारण ऋण, तो एकदम साधारण भाषा में समझो। साधारण भाषा क्या है? तो भैया बैंक ग्राहक जो है बैंक जाएगा कि सर हमको ऋण चाहिए, बैंक पूछेगा जमानत लाए हो, कहेगा हाँ लाए हैं, तो भाई जमानत रखकर ऋण आपको दे दिया। ऐसे ऋण को आप कौन सा ऋण कहेंगे? साधारण ऋण। ठीक है बेटा, तो एकदम सिंपल सी बात हो गई। एक बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर जो ऋण प्रदान किया जाता है उस ऋण को हम साधारण ऋण कहेंगे। देखिए साधारण ऋण की दो सबसे बुरी समस्या है, और ये दो सबसे बुरी समस्या पर बात करने के पहले कुछ चीज़ें आपको और बता दे रहे हैं कि देखिए जो साधारण ऋण है वो बैंक आपके हाथ में नहीं देता। जैसे जमानत के आधार पर अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन पास हुआ तो 1 लाख रुपया बैंक आपके हाथ में नहीं देगा, बल्कि उस 1 लाख रुपए का आपके नाम से वह अपने यहाँ चालू खाता खोल देगा। बैंक क्या करेगा? 1 लाख रुपए से आपके नाम से 1 लाख रुपए का अपने यहाँ चालू खाता खोल देगा। जैसे अगर हम बैंक हैं, आप हमसे ऋण लेने आए, 1 लाख रुपया का ऋण लोन पास हो गया आपका, तो 1 लाख रुपया हम आपको हाथ में नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि उस 1 लाख रुपए को आपके नाम का चालू खाता खोलकर अपने यहाँ जमा कर देंगे, और आपको यह सुविधा दे देंगे कि आप जब चाहे तब उस खाते में से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए अब हम बुराई पे बात करेंगे कि साधारण ऋण का सबसे बड़ा बुराई क्या है। तो सबसे बड़ा बुराई ये है कि जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपए का आपका लोन पास हुआ था, 1 लाख रुपए का आपका क्या हुआ था? लोन पास हुआ था। अब ये पैसा आपको हाथ में मिला था क्या? आपके हाथ में नहीं मिला था, ये पैसा बैंक में जमा था, ये पैसा बैंक में जमा है। अब अगर आप 1 लाख रुपया ऋण ले रहे हैं तो कुछ कारण होगा तब ना ऋण ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको कहीं से 1 लाख रुपया मिल गया, तो आपको 1 लाख रुपया बैंक से निकालने की ज़रूरत है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, जब हमको 1 लाख रुपया कहीं और से मिल गया तो हमको 1 लाख रुपया बैंक से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस 1 लाख रुपया को बैंक से नहीं निकाला, लेकिन बैंक वाला तब पर भी क्या करता है? अगर आप साधारण ऋण ले रखे हैं तो बैंक वाला तब पर भी इस 1 लाख रुपए पर, जो कि आपने नहीं निकाला है, वो आपके नाम से चालू खाता खुलकर बैंक में पड़ा हुआ है, आपने निकाला नहीं है, लेकिन उस 1 लाख पर भी आपको क्या करना होगा? ऋण जो है वो देना होगा, आपको ब्याज देना होगा। आपको उस 1 लाख रुपए पर जो ब्याज है, आपको 1 लाख रुपए पर जो ब्याज है वो देना होगा। तो बताइए कमी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि हाँ सर कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि भाई 1 लाख रुपया हमने निकाला कहाँ? तो जब 1 लाख रुपए को हमने निकाला नहीं तो उस पर ब्याज देने का कोई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने साधारण ऋण लिया है, इस कारण से बैंक वाला आपसे क्या करेगा? इस कारण से बैंक वाला आपसे क्या करेगा कि उस 1 लाख रुपए पर आपसे ब्याज वसूल करेगा। तो कुल मिला के पहला बुराई आप जान गए। अब दूसरा बुराई क्या है कि बेटा साधारण ऋण जो बैंक ने आपको दिया है तो बैंक आपसे वो कभी भी वसूल कर सकता है, समय के पहले ही। एक कमी ये भी है
अगर 1 लाख रुपए हम आपको ऋण दे रहे हैं और हमने कहा कि आपको साल भर में चुकाना है, अगर 1 साल के पहले बैंक को आवश्यकता पड़ गया तो वो साल भर आपको नहीं देगा, वो आपसे पहले ही क्या करेगा, पैसा मांग लेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा बुराई साधारण ऋण का ये है कि भाई समयावधि के पहले ही बैंक आपसे दिए गए धनराशि को मांग सकता है, उसकी मांग कर सकता है। तो एक बार पूरा बताने जा रहे हैं आपको कि ये साधारण ऋण है क्या। तो साधारण ऋण एक ऐसा ऋण है जो कि बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनके जमानत के आधार पर दिया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण राशि उनके हाथ में न देकर, बैंक अपने ग्राहकों को ऋण राशि उनके हाथ में नहीं देता है, बल्कि उनके नाम का एक चालू खाता खोलता है और उस चालू खाता में धन को हस्तांतरित कर देता है तथा ग्राहकों को ये सुविधा दे देता है कि जब चाहे तब आप इसमें से क्या कर सकते हैं, धनराशि निकाल सकते हैं। इस प्रकार के खाते में बैंक समयावधि के पूरा होने के पहले ही क्या कर सकता है, बैंक समयावधि के पूरा होने के पहले ही आपसे ऋण की मांग कर सकता है। तथा इस प्रकार के खाते में होता क्या है कि आपने जितनी धनराशि निकाली है तो केवल उस धनराशि पर ब्याज न देकर आपको संपूर्ण धनराशि पे ब्याज देना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी ले लीजिए कि 1 लाख रुपए में से मान लीजिए 40,000 हमने निकाला, 60,000 हम नहीं निकाले, 40,000 निकाला, 60,000 नहीं निकाले। तो भाई बैंक का कर्तव्य ये होना चाहिए कि 40,000 पे ऋण ले लो भैया, 40,000 हम निकाल लिए, 60,000 तो तुम्हारे ही यहाँ पड़ा है। तो बैंक 40,000 पर ब्याज नहीं, बैंक 40,000 पे ब्याज आपसे नहीं मांगेगा, बैंक पूरे 1 लाख पर आपसे ब्याज मांगेगा। तो ये तो दिक्कत है, ठीक। तो इस प्रकार के खाते साधारण ऋण में क्या होता है कि ग्राहक को समस्त धनराशि पर ऋण देना होता है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो साधारण ऋण है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नकद साख पर। इसमें बात करेंगे, साधारण ऋण हो गया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नकद साख। देखिए नकद साख क्या है। नकद साख एक ऐसा साख है, एक ऐसा ऋण है जो कि मांगने वालों को, ऋणी को उसके व्यावसायिक माल की जमानत के आधार पर दिया जाता है। नकद साख में भी जमानत रखवाया जा रहा है, लेकिन वो जमानत आपका व्यावसायिक माल होगा। आप जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहे हैं वो वस्तु ही आप जमानत के तौर पे रखेंगे, तब जाके आपको नकद साख मिलेगा। तो नकद साख एक ऐसा साख है जो कि मांगने वालों को अर्थात ऋणियों को उनके व्यावसायिक माल के जमानत के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार का ऋण देते समय बैंक क्या करता है कि आपके गोदाम में ताला लगा देगा। आपके गोदाम में माल रखा हुआ है, गोदाम में क्या करेगा, बैंक वाला अपना ताला लगा देगा। और जैसे जैसे आप ऋण राशि चुकाते जाएंगे वैसे वैसे बैंक आपके माल को छोड़ता चलेगा। जैसे जैसे आप ऋण राशि चुकाते चलेंगे वैसे वैसे जो बैंक है आपके माल को भी छोड़ता चलेगा। इस खाते में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने बैंक से जितना धनराशि निकाला है केवल उसी धनराशि पर आपको ब्याज देना होता है। जैसे 1 लाख रुपए हमने बैंक से निकाला तो बैंक 1 लाख रुपया जब आपने बैंक, अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन पास हुआ है तो 1 लाख रुपया पूरा थोड़े आपको बैंक हाथ में नहीं देगा, चालू खाता खोलेगा। अब 1 लाख रुपया आपके चालू खाता में जमा हो गया, आपने उसमें से अगर 40,000 निकाला तो नकद साख में
केवल उसी 40,000 पर आपको ब्याज देना होगा। 60,000 जो आपने नहीं निकाला उस राशि पर आपको ब्याज नहीं देना होगा, केवल 40,000 रुपये की राशि पर आपको ब्याज देना होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि नकद साख क्या है, कैश क्रेडिट क्या है। तो नकद साख एक ऐसा साख है, नकद साख एक ऐसा ऋण है जो कि मांगने वाले को उनके व्यावसायिक माल के जमानत के आधार पर दिया जाता है। जिन गोदामों में माल रखा होता है बैंक अपना ताला उसमें लगा देता है, और जैसे जैसे ऋणी ऋण का भुगतान करता है वैसे वैसे बैंक क्या करता है, माल को छोड़ता जाता है। ऋण राशि को ऋणी के नाम खाता खोलकर जमा कर दिया जाता है, और ऋणी आवश्यकता अनुसार क्या करता है, खाते में से रकम निकालता रहता है। ठीक है, और केवल निकाली गई राशि पर ही आपको इसमें क्या करना होता है, ब्याज देना होता है। तो एग्जाम में पूछता है बेटा नकद साख और साधारण ऋण में अंतर, तो एकदम दोनों को याद कर जाइएगा। एकदम 2 नंबर वाले में पूछता है नकद साख क्या है, 2 नंबर वाले में पूछता है साधारण ऋण क्या है, लेकिन लघु उत्तरी जो 5 नंबर का आता है उस 5 नंबर वाले में आपसे पूछ देगा कि साधारण ऋण और नकद साख में अंतर बताइए। तो बेटा बता चुके हम आपको, अब आप इसको जितना अच्छे समझ सकते हैं, जितना अच्छे इसको याद कर सकते हैं, याद कर जाइए, आपका भला होगा। दूसरी चीज़ तेज़ी से बेटा, तेज़ी से बच्चों को जोड़िए। आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये दिक्कत है। ठीक है, उनको वास्तविकता बताइए। भाई जो आपको बोला गया था कि डेली एक दिन में 3 क्लास, वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 3-3 क्लास आपको दिया जा रहा है। आप अब गर्व से अपने अन्य मित्रों को कह सकते हैं कि भाई सर 3 क्लास बोले थे, 3 क्लास डेली दे रहे हैं, डेली अकाउंट, डेली बीओ, डेली बैंकिंग चल रहा है। ये बोलिए अपने बच्चों, अपने जो भी आपके मित्रगण हैं, सगे संबंधी में जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, उनको आप ये बोल के उनको जोड़िए अपने साथ। उनको बोलिए कि हाँ भाई आप भी एडमिशन ले लीजिए, पूरा क्लास आपको मिल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक। अब तीसरा है बेटा बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष को जानते ही हो, कल बात हुआ था कि बैंक अधिविकर्ष, बैंक से अधिक पैसा निकाल लेना ही क्या कहलाता है, बैंक अधिविकर्ष। और बैंक अधिविकर्ष की सुविधा कौन से खाते पर दी जाती है, तो बैंक अधिविकर्ष की सुविधा चालू खाते पर दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का चालू खाता है, उसके चालू खाते में 50,000 रुपया जमा है, और किसी समय अगर वो बैंक से 70,000 निकाल ले रहा है, तो जमा था 50,000, निकाल रहे हो 70,000, 20,000 ज़्यादा निकाले ना। ये 20,000 ज़्यादा किस रूप में निकाले, तो ये 20,000 ज़्यादा अधिविकर्ष की सुविधा के तहत आप निकाले हैं। ये 20,000 रुपया ज़्यादा आप अधिविकर्ष की सुविधा के कारण निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे सुविधा को बोला जाता है बैंक अधिविकर्ष की सुविधा। आपने देखा भाई 20,000 रुपया बैंक ने अधिविकर्ष के माध्यम से ऋण दे दिया, और बैंक क्या करेगा, आपसे उस 20,000 पर ब्याज वसूल करे। 20,000 आपने अधिक निकाला, उस 20,000 पर बैंक क्या करेगा, आपसे ब्याज वसूल करेगा। अधिक निकाले गए धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज वसूल की जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट ऋण प्रदान करना में जो लास्ट पॉइंट है वो है बिल एवं हुंडी आदि को भुनाकर। बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहकों के बिलों को, अपने ग्राहकों के विनिमय विपत्रों को, अपने ग्राहकों के बिलों को, अपने ग्राहकों के विनिमय विपत्रों को भुनाकर जमानत के तौर पर अपने यहाँ रखकर उन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। ठीक है बेटा, बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहकों के बिल को, अपने ग्राहकों के हुंडियों को, अपने ग्राहकों के विनिमय विपत्रों को क्या करता है, अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखकर उन्हें ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। उन्हें अल्पकालीन बेटा, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। और एक निश्चित समय के बाद जब अल्पकालीन ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है, एक निश्चित समय के बाद जब ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है,
ग्राहक ने जो पैसा लिया था जब उसको चुका देता है ग्राहक, तो बैंक क्या करता है कि उस बिल का एक निश्चित रकम काट कर, ठीक है, शेष जो पैसा होता है वो क्या करता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि उस बिल से एक निश्चित अमाउंट काट कर, ठीक है, क्या करता है कि जो इसके स्वामी होते हैं, बिल और विनिमय पत्र के जो स्वामी होते हैं, उनको ये वापस कर देता है। ठीक है, बात समझिएगा बेटा, बात समझिएगा। जो भी आधुनिक बैंक है, अभी समझिएगा, जो भी आधुनिक बैंक है, हुंडियों, विनिमय विपत्रों तथा व्यापारिक पत्रों को बट्टे पर भुनाकर, बट्टे पर भुनाना मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, बट्टे पर भुनाना मतलब आपके यहाँ रखेगा और उसमें से कुछ बट्टा ले लेगा। बट्टा ले लेगा मतलब कुछ कटौती कर लेगा। ठीक है बेटा, कटौती करना समझ रहे हैं ना, उसमें से कुछ कटौती कर लेगा। आपके विनिमय पत्र को, आपके हुंडी को, आपके व्यापारिक पत्र को क्या करेगा, अपने यहाँ बट्टे पर भुनाएगा। बट्टे पर भुनाएगा मतलब उसमें से कुछ कटौती कर लेगा। कुछ कटौती करके, ठीक है, बट्टे पर भुनाकर व्यापारियों को क्या करता है, अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, तो पॉइंट हम लोगों का क्या था, विनिमय विपत्रों को भुनाना। विनिमय विपत्रों को भुनाना ये भी एक तरीका है किसका, ऋण प्रदान करने का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैंक अपने ग्राहकों के विनिमय विपत्रों को बट्टे पर भुनाता है। बट्टे पर भुनाना मतलब कुछ पैसा काट लेता है और उसके बाद क्या करता है, अपने ग्राहकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। बैंक बट्टे की रकम काट कर शेष रकम को व्यापारी के खाते में जमा करता है। जो भी बट्टे का रकम है उसको काट लिया और जो बचा वो आपके खाते में जमा कर दिया। ठीक है, जो भी बट्टा उसका बन रहा था, जो भी डिस्काउंट उसका बन रहा था, तो उस डिस्काउंट को वो रख लिया, उस बट्टे को वो रख लिया और शेष पैसा क्या करेगा, आपके खाते में जमा कर देगा। ठीक है बेटा, बिल की अवधि समाप्त होने पर बैंक विपत्र स्वीकार करने वाले व्यक्ति से समस्त राशि प्राप्त कर लेता है। और जब बिल की अवधि समाप्त होती है, जब बिल की अवधि समाप्त होती है तो उसे जो भी स्वीकार करने आता है तो उससे क्या करता है कि जो बैंक है वो समस्त धनराशि प्राप्त कर लेता है। बात समझिएगा बेटा, एक बार विस्तार में आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा समय तो जाएगा लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, मान के चलिए राम ने श्याम को 50,000 रुपये का माल बेचा। राम ने श्याम को 50,000 रुपये का माल बेचा, उधार माल बेचा, उधार। अब राम ने उधार माल बेचा तो राम को आश्वासन रहे, राम का पैसा डूबे ना, तो इस वजह से क्या करता है कि वह एक विनिमय विपत्र लिखकर श्याम से साइन करवा लेता है, श्याम से हस्ताक्षर करवा लेता है। अब विनिमय विपत्र को बेटा ना कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। तो जैसे ही श्याम ने साइन किया तो वो कानूनी बाध्य हो गया, कानूनन तौर पे बाध्य हो गया। और विनिमय विपत्र मान के चलिए 3 महीने के लिए लिखा गया है, विनिमय विपत्र मान के चलिए 3 महीने तक के लिए लिखा गया है, तो श्याम भी 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाएगा कि अब चलो 3 महीने बाद हमको क्या करना है, राम का भुगतान करना है। 3 महीने बाद जो है कि हमको राम का क्या करना है, भुगतान करना है। तो राम ने क्या किया, 3 महीने का एक विपत्र लिखा, किस पर, श्याम पर। कितने का, 50,000 रुपये का। श्याम को पैसा कब देना है, तो श्याम को पैसा 3 महीने तक में देना है, 3 महीने बाद देना है। लेकिन मान के चलिए अगर राम को पहले महीने में ही वो पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, अगर राम को पहले ही महीने में पैसा की आवश्यकता पड़ जाता है तो वो श्याम के पास नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने 3 महीने का बिल उस पर लिखा है, अब 3 महीने बाद ही वो उससे पैसा मांगेगा। तो राम क्या करेगा, उस बिल को बैंक में प्रस्तुत करेगा। बैंक क्या करेगा, 50,000 के बिल को बट्टे पर भुनाएगा। बट्टे का जो भी अमाउंट होगा वो काट कर बैंक जो भी पैसा होगा वो राम को दे देगा। 3 महीने बाद जब श्याम बिल छुड़ाने जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उससे पूरा पैसा वसूल कर लेगा। तो ये पूरा उसका कहानी है, ये पूरा उसका पूरा विवरण है।
तो इस प्रकार से आज आप लोगों का बैंक के प्रमुख कार्य खत्म हो गए। अब कल हम लोग बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य और अन्य कार्य को पढ़ लेंगे, जिससे कि बैंक के कार्य पूरा खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।